जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ा बलिया। बच्चों, आज का टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? बहुत सारे बच्चों को कठिनाई होती है इसमें, लेकिन हम आपको बहुत आसानी से समझाने वाले हैं कि साइक्लोट्रॉन है क्या, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसको क्यों हम जानते हैं। आइए देखते हैं। बेटा, साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की मशीन है जिसकी सहायता से धन कणों जैसे न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को त्वरित करके किसी परमाणु की संरचना को, यानी वेग को बहुत बढ़ा दिया जाता है। इस मशीन की सहायता से वेग को बढ़ा करके किसी परमाणु की संरचना को जानने में प्रयोग किया जाता है, वो है आपका साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन जो है बच्चा, इसकी खोज 1934 ईस्वी में हुआ था। 1934 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लॉरेंस, ठीक है, और दूसरे का नाम था लिविंगस्टन, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक हैं। तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉरेंस, दूसरे का नाम था लिविंगस्टन। ये कब खोज किया गया था? 1934 ईस्वी में। किसका खोज किया गया था? साइक्लोट्रॉन का। किस लिए खोज किया गया था? तो धन कणों जैसे न्यूट्रॉनों, ड्यूट्रॉनों, अल्फा कणों को त्वरित करके बहुत अधिक वेग दे करके किसी परमाणु की संरचना को जानने में प्रयोग करने के लिए किया जाता था। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इतना हमको मालूम हो गया। ये साइक्लोट्रॉन है क्या, काम कैसे करता है? बेटा, इसके अंदर दो स्थितियां होती हैं। एक तो चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और दूसरा वैद्युत क्षेत्र होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से इस धन कण को त्वरित किया जाता है, वेग बहुत अधिक बढ़ाया जाता है और बढ़ा करके प्रयोग में हम लाते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इसको। तो साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की मशीन है जिसकी सहायता से धन कणों जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कणों को आदि को त्वरित करके किसी परमाणु की संरचना को जानने में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज लिविंगस्टन और लॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1934 ईस्वी में किया। अब हम जानना चाहते हैं संरचना। क्या जानना चाहते हैं? संरचना। इसकी संरचना क्या है? बेटा, इसमें जो है दो चुंबक होता है। एक का सिरा नॉर्थ हम ले लेंगे यहाँ पर और दूसरा हम लेंगे साउथ, ठीक है। इसके बीच में हम इस खाली स्थान में डी आकार के धातु के दो खोखले पात्रों को रख लेते हैं। डी आकार के धातु के खोखले पात्रों को क्या करते हैं? रख लेते हैं, ठीक है। और इसका संबंध एक ऑक्सीलेटर, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, ठीक है, उससे हम इसका संबंध बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर यानी दोलित्र के नाम से भी जाना जाता है, दोलित्र, ठीक है। या इसी का एक और नाम देते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? डी आकार का धातु होता है, ठीक है, सपाट धातु होता है। इसको हम कहते हैं डीज, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? डीज कहते हैं, डीज कहते हैं। ये खोखला धातु होता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? हम पीछे चल के जानेंगे, ठीक है, आगे चल करके जानेंगे इसको कि होता क्या है। अच्छा, अगर हम ऊपरा सिरा जो हमने लिया है इसका चुंबक का, वो है नॉर्थ और दूसरा सिरा क्या है? साउथ, ठीक है। अगर ऊपर से हम इसको देखें, जैसे हमारी आँख जो है यहाँ से इसको देखना शुरू करें, ठीक है। अगर यहाँ से देखती है आँख हमारी, तो ये होगा क्या? यह जो है चुंबकीय बल रेखा धन से हो करके क्या होगी? साउथ की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो यानी धन जो सिरा है, मतलब इसको नॉर्थ हम कहेंगे। नॉर्थ से जो है ये चुंबकीय बल रेखा निकल करके साउथ की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है
अब याद रखिएगा, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र हमसे दूर जाती हुई प्रतीत होती है तो ये सिरा क्या हो गया, पूछ हो गया, और ये सिरा क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, अगर हमसे कोई चुंबकीय बल रेखा दूर जाती है तो इसको हम क्रॉस से प्रदर्शन करते हैं। किससे प्रदर्शन करेंगे, का पूछ जो सिरा होता है ना, ऐसे जो बना है ना, उसी को ऐसे समझ लीजिए, वही क्रॉस से जाना जाता है। अगर यह हमारे तरफ आती है तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे जानते हैं, वृत्त में छोटा सा डॉट बना करके ऐसे जानते हैं, ऐसे। अगर वो बल रेखा हमारे पास आएगी तो हम इस प्रतीक से जानेंगे, और हमसे जब दूर जाएगी तो इससे हम जानेंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने जान लिया। लेकिन ये 3 डायमेंशनल के तहत जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको 2 डायमेंशनल में दिखा रहे हैं कि इसका मान होगा कैसा। ठीक है, तो देखिए, ये है आपका डी आकार का सपाट धातु, और पहले चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र जो हमसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अब हम वो खोखला जो डी आकार का बॉक्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे। सपोज कीजिए कि डी आकार का बॉक्स हम रख रहे हैं। ठीक है, ये एक पहला डी आकार का बॉक्स हो गया, और एक थोड़ा इसको हटा लेते हैं, और एक जो है दूसरा डी आकार का बॉक्स ऐसे हो गया। ठीक है, और इसका संबंध कैसे करना है, ऑक्सीलेटर से। कैसे संबंध करना है, ऑक्सीलेटर मैंने बताया था कि इसको ऐसे प्रदर्शन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या दोलित्र कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जैसी ऑक्सीलेटर का हम कुंजी बंद करेंगे तो ये ध्रुवों को पलटेगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं D1, और इसको मान लेते हैं D2, जिसको हम क्या कह रहे थे, डिस कह रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब जिस धन आवेश को त्वरित करना होता है, तो अब इसके दो जो खाली स्थान है, दोनों बॉक्स जो डीज है हमारा, इसके जो खाली स्थान है, क्योंकि अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, ये जो दूरी है बिल्कुल अल्प दूरी है, इस दूरी के बीच में हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया। जैसे यहाँ पर रखेंगे, क्या रखें आप, तो धन आवेश रखें। ठीक है, धन आवेश को जैसे ही रख देंगे और जैसे ही ऑक्सीलेटर के बटन को बंद करेंगे तो ये धारा देना शुरू करेगा। ऑक्सीलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है कि जैसे इस सिरे को छूना है, ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो एक जैसे बंद करेंगे तो एक सिरा धनात्मक और दूसरा सिरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और कुछ समय बाद ये सिरा धनात्मक है और ये सिरा ऋणात्मक है, कुछ समय बाद ये पलट करके ऐसे हो जाएगा, तो कुछ समय बाद जो है ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा। ऑक्सीलेटर का मुख्य कार्य यही होता है, ध्रुवों को बदलना। एक धनात्मक ध्रुव होगा, दूसरा ऋणात्मक ध्रुव होगा, और कुछ समय के बाद फिर ये उलट जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर हमने जो खोखला डी आकार का बॉक्स रखा हुआ है सपाट, ठीक है, उसका संबंध हमने किससे किया, ऑक्सीलेटर से किया हुआ है। ऑक्सीलेटर से करने के पश्चात अब हम जिस आवेश को त्वरित करना होता है, इन दोनों डी आकार के जो छोटे से जो भाग होता है, जो रिक्त स्थान होता है, इसी में हम इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और जैसे ही ऑक्सीलेटर के कुंजी को बंद करेंगे तो मान लीजिए धन हो गया, जैसे ये धन हो जाएगा तो ये भी धन है, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। एक चीज़ ज़रा समझिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कोई आवेश रखा है, ध्यान से समझिएगा, तो पहले तो चुंबकीय बल रेखा समझिए कि चुंबक का जो रेखा बल रेखा होता है वो क्या होता है समझिए। तो पहले जानिए चुंबकीय बल क्या है, तो QV sin थीटा, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, ये होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, ठीक है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ ज़रा समझना ये है कि जैसे ही हम इस आवेश को रखें चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये ज़रा बताइए कि इसके ऊपर बल लगेगा कि नहीं लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश को रखा गया है तो क्या इसके ऊपर बल लग रहा है, सोच के बताइए, लग रहा है। अच्छा चलिए, जो भी हो समझिए, इसके ऊपर बेटा कोई बल नहीं लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जब हम आवेश धन Q को रखे हैं तो इसके ऊपर कोई बल
नहीं लगेगा। तो पूछे क्यों नहीं लगेगा? वो इसलिए नहीं लगेगा कि इस चुंबकीय जो बल होता है वो वेग v से जाना जाएगा। तो कण का वेग क्या है? 0 है। अब जरा बताइए ये चुंबकीय जो बल होगा उसका मान क्या होगा? 0 होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि कण यहाँ पर रुका पड़ा हुआ है, माने आवेशित कण जो है वो रुका है। और जब आवेशित कण चलेगा तो बल लगेगा, क्योंकि हम पीछे क्या पढ़ के आया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबोत गति करता है तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है चुंबकीय बल की जो रेखा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होती है वो और कण के गति की दिशा के अभिलंबोत कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है। तल के अभिलंबोत ऊपर होती है। ऐसे पीछे पड़ के आया तो इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का बल जानते हैं ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है बेटा वो जान कर के आया, वो क्या होता है? Q इंटू ई से जाना जाता है। पूछिए कहाँ से आया? तो E बराबर पढ़ करके आया F बटा में Q। पूछे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे हो तो उसके ऊपर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। तो जो आवेश हम रखे होते हैं तो बल और आवेश का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र को अगर हम इसको तिर्यक गुणा करके निकालें तो ये सूत्र आपको क्या होगा? मिलेगा। तो F बराबर Q इंटू ई मिल जाएगा। तो यह बल इसके ऊपर लागू हो जाएगा। और ध्यान से देखिए कि ये धन है, ठीक है। ये धन है, ये आवेश कैसा है? धनात्मक है। तो इसके ऊपर एक धक्का लगेगा। जैसे ही धक्का लगेगा ये चल पड़ेगा, ठीक है, ये चल पड़ेगा। तो समझिए इससे जब ये चला है तो किस वेग से चल गया? मान लो कि v वेग से चलना शुरू कर दिया। अब याद रखिए जैसे ही ये आवेश चलेगा तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहेगा कि अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम अब क्या करना शुरू कर दियो? चलना शुरू कर दियो। क्योंकि जैसे ही ये चलना शुरू कर देगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, तो चुंबकीय बल जो है इसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। और पीछे में पढ़ा करके आया हूँ कि जैसे ही यह धक्का लग करके आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जाएगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब डी बॉक्स के भीतर जब जैसे ही घुसेगा तो इसको जो है वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने का काम करेगा। तो पूछे कौन? तो चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। चुंबकीय जो क्षेत्र होगा इस आवेश को क्या करेगा? इसको वृत्तीय मार्ग पर घुमाने का काम करेगा। पीछे हम लोग पढ़ करके आया कि जैसे ही कोई आवेशित कण, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और लंबवत प्रवेश करता है तो इस कण के ऊपर एक बल कार्य करता है। और यह बल जो है अभिकेंद्र बल होता है। और अभिकेंद्र बल जो होता है तो अभिकेंद्र बल भी पीछे पड़ के आया। अभिकेंद्र बल क्या कहते हैं? ठीक है, तो वृत्तीय गति करते हुए कण के ऊपर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ऐसे ही बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो वृत्तीय गति इसकी चालू हो जाती है, ठीक है। अब वृत्तीय गति जैसे ही चालू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक बल लगेगा और वो बल क्या होगा? अभिकेंद्रित बल होगा। वो उसका फार्मूला हम लोग पढ़ के आया पीछे, mv का स्क्वायर बटा क्या होता है? r होता है। ये इसके ऊपर लागू हो जाएगा। और यह जो बल होगा अभिकेंद्र वाला वो इसको क्या करेगा? वृत्तीय पथ पर घुमाने का काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसको ले करके गया, इसमें वृत्तीय पथ में ये घूमा, इतना घूम गया, ठीक है। तब तक जैसे ही ये बाहर निकलेगा यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिए इसको। जैसे ही वृत्तीय पथ पर ये चल करके यहाँ पर, जैसे क्योंकि वृत्तीय पथ पर चलेगा तो जरूर इसके फिर बीच में आ जाएगा, दोनों के रिक्त स्थान खाली स्थान में आ जाएगा, जो अल्प दूरी पर रखा हुआ है आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तब तक ये एक्सीलेटर जो है अपना ध्रुव को क्या करेगा? बदल देगा। और जैसे ही ध्रुव बदल देगा तो ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा आपका धन और ये हो जाएगा ऋण। समझे आप? क्या समझा आपने? ऑक्सीलेटर का कुंजी जैसे हमने दबाया, इसके बाद एक ये प्लेट कैसा हो गया? धनात्मक, ये हो गया था ऋणात्मक। ये धन आवेश था, इसको धक्का लगा, चल पड़ा, तो चुंबकीय बल भी इस पर आरोपित हो गया। चुंबकीय बल आवेश को कैसे घुमाएगा? वृत्तीय पथ पर घुमाएगा, वृत्ताकार मार्ग पर घुमाएगा। वृत्ताकार मार्ग जैसे ही तरह तो आधा अगर इतना दूरी तय करके आएगा तब तक ये बाहर निकलेगा, तब तक ये ध्रुव इसका क्या होगा? बदल जाएगा। और जब ध्रुव बदल गया तो देखिए धन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब जरा समझिए, तो अब ये जो है फिर ये धन आ गया, ये धन है, फिर इसको धक्का मिलेगा तो फिर ये चल करके इसमें घुसेगा
और जैसे ही घुसेगा तो ये जो चुंबकीय बल है इसको कैसा घुमाएगा, वृत्तीय पथ पर घुमाएगा। ठीक है, ये चूँकि वेग इसका बढ़ेगा तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। आइए देखते हैं कि यह जो बल होगा, ठीक है, वो कौन सा बल होगा। तो चुंबकीय बल इसका मुख्य कार्य होगा इसको घुमाने का। मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, पहले जानिए इसको, यहाँ समझिए। जो अभिकेंद्र बल है उसको समायोजित करने का काम कौन करेगा, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल ही जो है इसको वृत्तीय पथ में क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो चुंबकीय बल, तो अभिकेंद्र बल एम वी का स्क्वायर बटा में आर इक्वल टू चुंबकीय जो बल होगा वो कैसा होगा, तो क्यू भी बी होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको यहाँ से कटा दें तो क्या हो जाएगा, एम वी बटा में आर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्यू बी। ठीक है, अगर हम इस आर को ही जानना चाहें तो क्या होगा, तो समझिए एम वी बटा में क्या हो जाएगा, क्यू बी। ठीक है, समझ रहे हैं। अब जरा इस बात को समझिए, ये हमको सिखाएगा, बताएगा क्या, कि अगर त्रिज्या इसकी बढ़ेगी तो वेग इसका क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इसका वेग, तो जैसे वेग बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ जाएगी, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो इसका क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब इसको धक्का लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा बच्चा, ठीक है ना, ऐसे बढ़ेगा ये, जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा तब तक जो है ध्रुव का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये जैसे ही वृत्तीय पथ पर चल करके यहाँ पर आएगा तब तक ऑक्सीलेटर फिर बदल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा धनात्मक और ये हो जाएगा तुम्हारा ऋणात्मक। ध्यान से समझिए इसको, धनात्मक, तब तक ये धन हो गया, ये धन है, फिर इसको क्या मिलेगा, धक्का मिलेगा। तो इसके कारण पहले धक्का मिला था, पहले वाला के धक्का कारण इधर गया, फिर धक्का मिला इधर गया, और बार बार जो है धक्का देने से इसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो साथ में इसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, और ये ऐसे ऐसे गति करना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका वेग बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। क्योंकि आर जो है, रेडियस जो है, वो वेग के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ऐसा समानुपाती भी कह सकते हैं है। तो लगातार ये ऐसे क्या होता रहेगा, ये त्रिज्या इसकी बढ़ती रहेगी, वेग भी इसका क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और याद रखिए एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि अब यह जो है पात्र की दीवार को छू करके निकलना चाहेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। सपोज करो इसको हम बोलते हैं एग्जिट विंडो, यानी निकास खिड़की। इसको हम क्या कहें, अब निकास खिड़की, ये निकास खिड़की है। ठीक है ना, इससे ये आएगा और ये ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। अच्छा, क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमारा वेग अब मिल जाता है। जितना वेग का हमको चाहिए था, इस एक्सीलेटर को बार बार चेक करके, दबा करके, और इसको हम बदल करके इस प्रकार से इसको वेग को हम दे लेते हैं, और निकास खिड़की से बाहर चला जाता है। और निकास खिड़की से जैसे ही बाहर जाता है तो हमारा टारगेट पूरा हो चुका होता है। इसको ले जा करके हम जो है किसी परमाणु की नाभिक की संरचना को जानने के लिए वहाँ इसको छोड़ देते हैं, मार देते हैं, और फिर बताने लग जाता है। तो हमको लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर एक बार समझिए, इसको ध्यान से समझिए, समझने का चीज़ है, लॉजिक से भरा है ना इसको, तो इसलिए इसको समझना आपको क्या है, बहुत ज़रूरी है। समझिए, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक प्रकार की मशीन है जिसकी सहायता से धन आवेश जो होता है उसको त्वरित करने का काम किया जाता है। त्वरित करके क्या करेंगे, तो परमाणु की संरचना को जानकारी ली जाएगी। तो इसी साइक्लोट्रॉन मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें धन आवेश को डी आकार के दो पात्र होते हैं जो खोखला होते हैं, जो थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, इसके बीच में खाली स्थान होता है, उसी स्थान में किसी धन आवेश को हम रख देते हैं। इसका संबंध क्या होता है बेटा, ऑक्सीलेटर से होता है। ऑक्सीलेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, कभी धन कभी ऋण। जैसे ये घूमेगा, ऑक्सीलेटर जैसे बटन दबाएंगे घूमेगा, कभी ध्रुव को धनात्मक कभी ऋणात्मक, फिर ये घूम करके कभी धनात्मक फिर ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ऐसे ऐसे करता रहेगा। और ये जो रखा हुआ है कण, इसके ऊपर बल लगेगा। तो अब जानिएगा, इसका जो बीच का भाग होता है, समझिए, जो बीच का भाग होता है, जो खाली स्थान होता है, उसमें होता है आपका वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझिए, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण ही, यानी वैद्युत बल ही है, वैद्युत बल के कारण ही इस आवेश को चलने के लिए मजबूर किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। और याद रखिएगा, जो आपका डिज होता है बच्चा, डिज के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। दोनों में जरा अंतर समझ लीजिएगा। जो वैद्युत क्षेत्र होता है इस आवेश को गति देता है चलने के लिए। अब वैद्युत क्षेत्र जो होता है, ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ये वैद्युत क्षेत्र जो होता है, यह
इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, इसको फिर से समझिए। जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके भीतर क्या है, खाली स्थान में वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और डी आकार का जो पात्र है उसके भीतर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ध्यान से समझिए कि अगर जैसे ही हम पात्र को एक धनात्मक एक ऋणात्मक करते हैं तो इसके ऊपर बल लगता है। बल लगता है, कौन है वो, चुंबकीय क्षेत्र। तो इनके खाली रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र होता है। डी बॉक्स का जो खोखला बॉक्स होता है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस आवेश को चुंबकीय क्षेत्र गति में लाता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र इसको वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। तो उस बर्तन के भीतर यह लगातार क्या करेगा, गति करेगा। ऊपर आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर कौन सा चुंबक लगा हुआ है, नॉर्थ लगा हुआ है, और नीचे कौन सा लगा है चुंबक, ठीक है, वो लगा है आपका साउथ, ठीक है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। और इसी दोनों सिरों के बीच में इसको रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसको वृत्तीय पथ पर घुमाएगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण इसको सरल गति देगा, और फिर लगातार वृत्तीय पथ पर चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे यह इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी उसका वेग भी क्या होता जाएगा, बढ़ता रहेगा। तो अब जरा सा हम जानेंगे आवर्तकाल इसका क्या होगा, क्योंकि अब ऐसे समझिए कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, उसके ज़्यादा समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। बेटा आवर्तकाल जो हम लोगों ने पढ़ करके आया है वो क्या होता है, वृत्तीय पथ की बात हो रही है। आवर्तकाल इसका अगर हम कहें कि टी है, माने एक चक्कर का जो कोई दोलन या कंपनकारी वस्तु एक पूरा चक्कर करने में या दोलन करने में जितना समय लेती है उसी को तो हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शन करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो अगर वृत्तीय पथ पर कोई चलता है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर मान लेते हैं और वेगवा का होगा इसका भी होगा, ठीक है। अच्छा, एक सूत्र हम यहाँ पर निकाले थे, यहाँ से हम वेग को निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये जो सूत्र आया था यहाँ से देखिए, इसी को हम निकाल देते हैं, इसी यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ से ये क्या है आपका एम भी बटा में आर इक्वल टू क्यू बी बटा में 1, तिरे गुणा किए थे, ऐसे समझिए इसको, ये था आपका मान, समझिए इसको कटा करके आया था ना, इतना इतना हो गया। तो अगर पूछे कि भी बराबर क्या होगा, तो भी बराबर होगा क्या, क्यू बी, आर आके क्या हो जाएगा गुणा, आई एम कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मान हम उठा करके इस आवर्तकाल के सूत्र में हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इस भी का मान हमको पता चल गया है। तो आवर्तकाल टी क्या होगा, 2 पाई आर होगा, और भी का मान क्या बेटा, तो क्यू बी इंटू आर बटा में है एम, एम को डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो टी बराबर क्या हुआ, 2 पाई एम, और बटा में क्या मिला, क्यू बी, ठीक है ना। तो ये जो है जो दोलित्र है, ये जो साइक्लोट्रॉन के भीतर जो हमारा आवेश है उसका जो एक बार का जो चक्कर का जो समय होगा वो 2 पाई एम बटा में क्या होगा, क्यू बी। पूछे एम क्या है, तो उस जो आवेश को रखे हैं उसका द्रव्यमान है, ठीक है। ये आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र है इस पे। अब जरा इस टी को देख करके आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि टी क्या है। तो टी में जो है कोई सूत्र को अगर देखा जाए तो आर भी नहीं है और भी नहीं है। इसका क्या मतलब है, तो ये जो है जो ऑक्सीलेटर है वो बड़ा ही निश्चिंत है। तो पूछे क्यों, आता इसलिए कि इसको वेग और उसकी त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है चाहे छोटे रेडियस में घूमे या बड़े रेडियस में घूमे, उसका जो समय है वो जो है नियत रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछे कि ये कैसे होगा, कैसे नियत होगा, तो ज़रा समझिए इसको दूसरे भाषा में। तो ये तो समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं इसमें है क्या चीज़। जो टी हमने निकाला है, जो हमारा समय है बच्चा, वो समय जो है निर्भर कर रहा है किस पर, फिर से लिखते हैं 2 पाई एम बटा में क्या है, क्यू इंटू बी। अच्छा, इसमें हमारा न तो आर है ना ही भी है, ये दोनों नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लड़के से कहा जाए, इसको कहा जाए सपोज कीजिए केंद्र मान करके, किसी लड़के से कहा जाए कि तुम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसका एक रेडियस ले लो और इसका तुम चक्कर लगाओ, तो मान लो कि ये लड़का जो है चक्कर लगाने लगा, इसका ठीक है रेडियस हम डाल केंद्र डाल दिया, ठीक है। ये तो 10 किलो, अब कहे कि इसको एक पूरा चक्कर करने में 5 सेकंड का समय लगता है। कितने समय का, 5 सेकंड का समय लगता है, 5 सेकंड। फिर कहा जाए किसी दूसरे से कि तुम्हारा चाल जो है 12 मीटर प्रति सेकंड है
और तुमको 5 सेकंड में चक्कर तय करना है, तो इसके साथ तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पहले 5 सेकंड से पहले ही पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसको रेडियस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और रेडियस को बढ़ा करके, ठीक ना, इसकी गति करानी पड़ेगी। तो ये 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करेगा, इस पर दौड़ेगा, और तब दोनों का समय, तो इसका और इसका दोनों का समय क्या मिल जाएगा, 5 सेकंड मिल जाएगा। तो अब जो है ये अपने आप ही है कि उसमें जब वो चक्कर करेगा, आवेश जब चक्कर लगाएगा, तो जैसे जैसे उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी उसका वेग भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसको कोई टेंशन नहीं रहता। नहीं, एक्सीलेटर बड़ा मज़ा ले रहा है। वो कैसा मज़ा ले रहा है, तो ये ले रहा है कि चाहे बंदा जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चले, या 12 मीटर प्रति सेकंड से चले, या 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चले, कोई उसको असर नहीं है, वो निश्चिंत है, ठीक है, कि वो हर 5 सेकंड में ही क्या करता रहेगा, चक्कर लगा रहता है। अब जरा बताइए, अगर 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर दौड़ रहा है तो इसका मतलब कि इसका वेग अधिक होगा, तभी तो ये 5 सेकंड में पूरा चक्कर करेगा। अगर मान लीजिए कि इसका चाल हम और बढ़ा देते हैं, दूसरी स्थिति में अगर 20 मीटर प्रति सेकंड कर दें, तब क्या होगा, तो ये जो है बहुत तेज़ दौड़ने वाली स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही तेज़ स्थिति में। तो लगातार ऐसे ही जो है इसका रेडियस बढ़ता रहता है, फिर वेग उसके साथ साथ बढ़ता रहता है, और अंत में जिसको हम त्वरित करते हैं, यह त्वरित हो करके एग्जिट खिड़की से क्या होता है, बाहर चला जाता है। जितना हमको वेग चाहिए था उस हिसाब से हम इसको जो है एक्सीलेटर से धारा दे करके, क्योंकि जैसे से धारा देंगे इस पर बल ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे भी कर लेते हैं, चाहे जैसे भी सेटलमेंट करके हम इसका वेग को क्या कर लेते हैं, भीतर बढ़ा लेते हैं। और जब बढ़ जाता है तो एग्जिट खिड़की से इसको बाहर करते हैं। एग्जिट खिड़की से जैसे बाहर होता है, फिर ले जा करके किसी परमाणु की संरचना को जानने में मदद पा लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका साइक्लोट्रॉन। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर पूछे, पहले यहाँ से जान लीजिएगा, जो रेडियस होता है वो पहले क्या है, वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वेग बढ़ता जाएगा, पहली कंडीशन। अगर रेडियस को ही जानना होगा तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है, जो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आवेशित कण है जो गति कर रहा है उसका हम रेडियस जान सकते हैं। फिर इस सूत्र की सहायता से इसका वेग जान सकते हैं, और इस सूत्र की सहायता से उसका एक चक्कर चाहे छोटे रेडियस में दौड़े या बड़ा रेडियस में दौड़े, हम इसके सहायता से उसका हम आवर्तकाल भी क्या करेंगे, जान लेंगे। आवर्तकाल माने पूरा एक चक्कर का समय। तो ये चीज़ें हमको पता हो गई, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन की बेटा कुछ कमियां होती हैं, उसको ज़रा समझ लेते हैं, फिर आपका टॉपिक खत्म। ये देखो परीक्षा में कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इस काम में लाया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आप समझ चुके हैं, उसको आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप इसको सूत्र दे सकते हैं, इसको बता सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को रखा जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर बल नहीं लग रहा है, तब पूछे क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आवेश गति नहीं कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर आवेश आप रखते हैं तो उसके ऊपर बल कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको साइक्लोट्रॉन हमको लगता है कि आपको पूरा समझ में आ चुका है। एक बार वीडियो फिर से जो है रिपीट करके देख लीजिएगा, मैं कुछ आगे बातें बताने जा रहा हूँ। अब साइक्लोट्रॉन की मशीन की कमियाँ क्या क्या हैं, तो समझिए। इसमें इस मशीन की सहायता से हम जो धन आवेश लिए थे, दिमाग में बनता होगा ना कि हमने न्यूट्रॉन क्यों लिया, ड्यूट्रॉन क्यों लिया, अल्फा कण क्यों लिया, उसी का प्रयोग हमने क्यों किया, क्यों नहीं हमने ऋण कण का प्रयोग किया, जैसे इलेक्ट्रॉन का हमने प्रयोग क्यों नहीं किया। याद रखना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। पूछिए कितना हल्का होता है, तो याद रखिएगा वो 1837 गुना प्रोटॉन से क्या होता है, कम होता है द्रव्यमान में, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है उसका द्रव्यमान अधिक होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब तो पूछिए कितना अधिक होता है इसका, तो अब समझिए 1837 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना, इतना। अब 1837 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, ठीक है। तो ये कण क्या है, भारी है, इसको त्वरित करना ठीक है। अगर हम हल्के कण को ले लेंगे, अब वेग वही उसी तरह की ताकत इसके ऊपर लगा देंगे तो एकाएक उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो हमारा लक्ष्य था उसको पूरा वो नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो इसीलिए हम धन कण का ही प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का हम प्रयोग नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रयोग फिर से समझिए क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, पढ़ के है ना पीछे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 घात माइनस कितना होता है, 31 किलोग्राम होता है। ठीक है, उसके एवज में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1837 गुना क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण से हम जो है धन कण का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हल्के वस्तु को अगर तेज बल लगा दिया जाएगा, एक ही दोनों पर, भारी पर और एक हल्के पर अगर बल लगा दिया जाएगा तो जो हल्का वस्तु होगा उसका वेग एकाएक बहुत अधिक बढ़ जाएगा और ये साइक्लोट्रॉन जो मशीन है इसको संभाल नहीं पाएगा, जो हमारा उद्देश्य था उससे वो पूरा नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसलिए ये कमियां हम बता रहे हैं आपका साइक्लोट्रॉन का कि हम ऋण कण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा अब जानिए, देखिए आइंस्टीन ने कहा था, द्रव्यमान वाला सूत्र याद होगा आपका, m बराबर क्या होता है, m0 √1 - v²/c²। पूछे क्या है, तो ये कण का वेग है, c क्या है, प्रकाश का वेग है। पूछे प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये वेग है और ये कण का वेग है। ठीक है, अच्छा, तो यह जैसे अगर वेग बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर है, जैसे जैसे कण का वेग बढ़ेगा, तो जब कण का वेग बढ़ेगा तो याद रखिएगा द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगी। द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र पढ़ के आए ना, तो उसी के हिसाब से तो ये जो है द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर उसके जो साइक्लोट्रॉन के भीतर जो गति कर रहा होता है उस गति में जो है इसका योगदान सही ढंग से नहीं होगा। अब जब सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि देखिए त्रिज्या भी, आवर्तकाल भी और वेग भी, ये सब जो है m सूत्र को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अचानक m के मान में परिवर्तन होगा तो इसके रेडियस में परिवर्तन हो जाएगा या आवर्तकाल में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो आवर्तकाल t है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, m के। अगर किसी भी स्थिति से अगर m का मान बढ़ता, इसके द्वारा तो घटेगा, तो जैसे ही, क्योंकि वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान क्या होगा, घटेगा। अच्छा, जैसे जैसे ये घटेगा तो समझिए, तो घटेगा तो ये आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब आवर्तकाल घट जाएगा तो जो एक चक्कर लगाने का जो इसमें का समय था, ठीक है ना, वो समय क्या हो जाएगा, तो ये पहले ही हो जाएगा या फिर बाद में हो जाएगा। तो इसको जो है फिर उस तरह की गति नहीं पड़े, कहीं बीच में हो जाएगा, फिर वहाँ से बदलेगा, तो फिर ये जो है उसमें हैज पैदा हो जाएगा और इसके वजह से जो है यह जो है निश्चित रूप से ये गड़बड़ पैदा कर देगा। इसीलिए हम जो है इस तरह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत तेज वेग अगर हो जाएगा तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, और जब द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तो समझिए क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तो घटेगा। जो शुरुआत का ये प्रारंभिक जो है आपका द्रव्यमान होता है, और बहुत अधिक अगर वेग दे दिया जाएगा तो देखिए नीचे से भाग दिया जाता है तो द्रव्यमान में क्या होगी, कमी हो जाएगी। और जब द्रव्यमान में कमी हो जाएगी तो उसका जो संतुलन होगा, जो टाइम संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा। और जब टाइम संतुलन बिगड़ जाएगा तो ध्रुव जब चेंजिंग होगा, कम बेसी होने लगेगा, तो ये जो है हो सकता है कि कहीं रुक जाए और कहीं जो है ये तेज़ हो जाए। इस तरीके से जहाँ हम लक्ष्य होगा उससे निकल नहीं पाएगा और फिर ये फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। हम जो है धन कणों का ही प्रयोग करते हैं पहली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 1837 गुना कम होता है, और कम होने के कारण उसका वेग अधिक हो जाएगा तो साइक्लोट्रॉन मशीन इसको संभाल नहीं पाएगी। दूसरा, अगर वेग बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो उस स्थिति में भी जो है साइक्लोट्रॉन मशीन क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी और फिर वो काम नहीं कर पाएगा, जो हमारा लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो नहीं हो पाएगा। हम देखेंगे निकास खिड़की छोड़ते समय कण की गतिज ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K = 1/2 mv²। ठीक है, जबकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि V = Q/B/R/m होता है। इसलिए के इस वाले इक्वेशन में हम लोग V की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो लिख सकते हैं K = 1/2 m Q/B/R/m का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं K = 1/2 m Q का स्क्वायर, B का स्क्वायर, R का स्क्वायर बटे में M का स्क्वायर। और हम देखेंगे कि M स्क्वायर से एक M कट जाएगा तो ये फाइनली मिलेगा हमको K = 1/2
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, और यही क्या होगा, जूल इसका मात्रक होगा। ठीक है, इसका मतलब निकास खिड़की छोड़ते समय कण की गतिज ऊर्जा बराबर होगी 1/2 आवेश के वर्ग के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के और उसकी त्रिज्या के वर्ग के और बटे में उसके द्रव्यमान के। ठीक है, हमको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे फ़ोन नंबर पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो फिजिक्स से तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।